हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका 15वां सेट है। सारे क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे गए हैं 2021 में वही हैं और इन क्वेश्चंस के साथ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। तो आंसर है पहला ज्योतिबा फूले। जो सत्यशोधक समाज है एक सामाजिक सुधार समाज था। संस्थापक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी थी और स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 को। तो डेट याद रखिएगा, 1873 को इसकी स्थापना हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। इस समाज ने दलितों और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। आंसर दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री। बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी के बारे में, तो एनडीसी भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। ये स्थापना डेट भी पूछी गई है। सदस्य तो प्रधानमंत्री इसके सदस्य होते हैं और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था इसके सदस्य भी इसके मेंबर होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 1975 में। आंसर है तीसरा 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे सरकारी बैंक हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक का स्वामित्व क्रमशः तो केंद्र का 50%, राज्य का 15% और जो प्रायोजित बैंक है उसका स्वामित्व होता है 35% का। पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खोला गया था प्रथमा ये सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था और इसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था और स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं और जो 6 अनुसूचियां हैं इनों में दंड का प्रावधान अलग अलग किया गया है, यानी किसी में अधिक है और किसी में कम है। पहले बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक कानून था जिसे भारतीय संसद ने जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए बनाया था और इसे 1972 में बनाया गया था। 1972 से पहले भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 106 हैं। इस अधिनियम के तहत कुछ पौधों, कुछ जानवरों की प्रजातियों को विशेष सुरक्षाएं दी गई हैं और इनका शिकार या कटाई करना गैर कानूनी कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत इसमें 6 अनुसूचियाँ प्रदान की गई हैं जो अलग अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुछ में दंड कम है और कुछ में ज़्यादा है, ऐसा प्रावधान है इनमें। घेंगा या गोइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो जो गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। आंसर है तीसरा आयोडीन। बात करें घेंगा या गंडवाला या गोइटर रोग के बारे में, तो गंडवाला या गोइटर रोग गर्दन में होने वाली सूजन है। तो आप इसे इमेज से यहाँ देख सकते हैं, जो आमतौर पर थायराइड ग्रंथि के बड़े होने के कारण होती है। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर में हार्मोन बनाती है और अगर ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो गोइटर हो सकता है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इससे संबंधित ये सवाल शायद तीसरी बार पूछा गया है इन पेपर में। इससे पहले भी ये सवाल पूछे गए थे, इनसे संबंधित ही। तो ये कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका पर। आंसर है पहला अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। तो दक्षिणी गंगोत्री ये पहला था, 1984 में स्थापित किया गया था। मैत्री दूसरा 1989 में, भारती 2012 में। तो इस प्रकार ये वहाँ स्थापित किए गए हैं। जो सबसे बाद में भारती वहाँ स्थापित किया गया है अंटार्कटिका पर। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये कालिदास जी की कृति है। आंसर है तीसरा कालिदास। देखिए कालिदास जी का जो मेघदूत है एक संस्कृत कविता है, तो इसकी भाषा भी याद रखिएगा क्योंकि जो सीबीटी 1 हुआ था एनटीपीसी का उसमें इन रचनाओं की भाषा भी पूछी गई थी। इनमें से इसमें एक यक्ष यानी आकाशीय आत्मा की कहानी बताई गई है।
जिसे उसके मालिक ने 1 साल के लिए दूर जगह पर निर्वासित कर दिया था। यह यक्ष बहुत दुखी था क्योंकि वह अपनी पत्नी से दूर था। इसलिए उसने एक बादल से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी के पास जाकर उसके लिए प्रेम संदेश पहुंचाए। इस कविता में यक्ष की भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता और प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है। कालिदास तो इनके 3 नाटक भी हैं, प्रसिद्ध नाटक हैं। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अवज्ञान शाकुंतलम, इसके मुख्य पात्र हैं शकुंतला, मालविका, अग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र से मित्र से संबंधित हैं। विक्रम वर्षीयम, तो ये वीरता से जीती गई उर्वशी, इसका मतलब ये है। तो विक्रम वर्षीय राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी पर आधारित हैं। कालिदास जी 4वीं से 5वीं शताब्दी में नाटककार और कवि थे और ये भाषा संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से संबंधित थे। यानी इन भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो और प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी कुमार संभवम संस्कृत में लिखी गई है, रघुवंशम ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दंतक्षय या डेंटल कैरिज का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दांतों का सड़ना। आंसर तीसरा है दांतों का सड़ना। दंतक्षय या डेंटल कैरिज या कैविटी, दांतों की सड़न जिसे कैविटी या कैरिज कहते हैं, ये तब होती है जब बैक्टीरिया दांतों पर एसिड बनाते हैं जो दांत को नुकसान पहुंचाता है और उसे कमज़ोर करता है। दंत का क्षय तब प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था और भी रेलवे के द्वारा पूछा जाता है। दांतों का इनेमल बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम होने पर संचारित होने लगता है, हो जाता है। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है या रेवर्बरेशन। आंसर है पहला प्रतिध्वनि। बात करें रेवर्बरेशन या प्रतिध्वनि के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि का उसके ख़त्म होने के बाद भी सुनाई देना है। यह तब होता है जब ध्वनि किसी सतह यानी टावर या पहाड़ से टकराकर वापस आती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर या 16.6 मीटर ये भी हो सकती है। तो ये पूछा गया सवाल था। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1.10 सेकंड तक रहता है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें संस्कृत भाषा भी शामिल है। तो वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा। तो आंसर है पहला। अब जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई हैं, वो मैंने यहाँ पर ली हैं, 22 भाषाएँ दी गई हैं। तो अलग अलग भागों में बांटी गई हैं, उस हिसाब से यहाँ ली गई हैं। तो इंडो आर्यन या इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में असमी आती हैं, बंगाली, हिंदी, गुजराती, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, मराठी और नेपाली। और साथ ही ये 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल हैं, वो भी हैं। तो यहाँ से दोनों लिस्ट आप याद रख सकते हैं ऐसे। चीनी तिब्बती भाषा, तो इसमें बोडो और मणिपुरी ये दोनों आती हैं, और मणिपुरी को मैतेई भी कहा जाता है, मैतेई। और द्रविड़ भाषा में मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। आस्ट्रो एशिया परिवार भाषा परिवार में, तो इसमें संताली भाषा आती है। तो इसमें एक ही भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में संताली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग हैं डिप्थीरिया। आंसर है चौथा डिप्थीरिया। बाकी कंठमाला, कसरा और चेचक ये वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। डिप्थीरिया कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रत्यक्ष संपर्क और हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। लक्षण इसके गले में खराश या दर्द, बुखार और खांसी, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। बात करें जीवाणु से होने वाले अन्य बीमारियों के बारे में, तो टेटनस, हैजा, टाइफाइड ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं।
6 क्षय रोग या टीबी, प्लेग का अन्य नाम है काली मौत, काली खांसी या वूपिंग कॉफ, और निमोनिया, कोढ़ और गोनोरिया और सिफिलिस ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं या बैक्टीरिया से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? तो बोध गया बिहार में है, यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कुशीनगर में, तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और बुद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इस प्रक्रिया को। और जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश राज्य में है, यहाँ बुद्ध धर्म का बौद्ध स्थल नहीं है। अब बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका अन्य नाम है शाक्यमुनि। बचपन का नाम है, मूल नाम है सिद्धार्थ गौतम। शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में। और मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में हुई थी। बुद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख प्रतीक हैं, उनके बारे में बात करें तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, और कमल और साढ़ जन्म का, गृह त्याग का घोड़ा। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और इस प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, ये सवाल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है जो यहाँ दिए गए हैं। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, गया बिहार में। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण के प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु ये प्रतीक है स्तूप मृत्यु का। संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कल्ट बर्डहेम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो देखिए, इनसे संबंधित ऐसा ही सवाल पहली बार, इससे पहले जो पेपर देखा था उसमें पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कौन थे। तो ऐसे संबंधित सारे सवाल पूछे जाएंगे, सारे नहीं, कुछ तो संबंधित सवाल आते हैं और कुछ रिपीट करके आते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि अब के पूर्व राष्ट्रपति थे किस देश के? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रपति थे। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इनके बारे में, तो देखिए इसके पहले महासचिव ट्रिगवैली थे, लेकिन इसके पहले कार्यवाहक महासचिव इनसे पहले रहे थे गिलेडविन जैब, जो कि कार्यवाहक थे। गिलेडविन जैब थे 1945 से लेकर 1946 के बीच इसके महासचिव रहे थे कार्यवाहक, जो इंग्लैंड देश से थे। ट्रिगवैली नॉर्वे देश से थे, इन्होंने स्वयं पद से इस्तीफा दिया था। कर्ट बाल्डेम ऑस्ट्रिया देश से थे, और ऑस्ट्रिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। लगातार इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। और बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो ये देवी मीनाक्षी अम्मन यानी पार्वती का रूप, और उनके पति सुंदरेश्वर यानी शिव का रूप को समर्पित है। स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई शहर के केंद्र में, बैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित हैं। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर या केरल में ऑप्शन था, केरल ऑप्शन में था, तो केरल में तिरुवनंतपुरम में ये स्थित हैं। समर्पित किसको है? विष्णु और लक्ष्मी, इन दोनों को समर्पित हैं। सबरीमाला मंदिर ये भी केरल में है, और किस देवता को समर्पित है? भगवान अयप्पन को। और काफ़ी प्रसिद्ध है ये जो मंदिर है सबरीमाला, केरल में, देश में भी। जो अब बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर सूर्य देवता को ही समर्पित हैं। जगन्नाथ मंदिर ये भगवान जगन्नाथ या विष्णु को समर्पित हैं। गोवा में शांता दुर्ग मंदिर है, और मंगेश मंदिर है। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस भारतवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर है तीसरा 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर को हर साल 1948 से मनाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। नोबेल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार भी इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। और 2023 में इस दिवस का जो विषय था, सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता और न्याय।
और इस साल इस दिवस की थीम है, देखिए अभी मनाया जाएगा लेकिन थीम पहले आ गई है। तो हमारे अधिकार और हमारा भविष्य अभी, तो ये 2024 की थीम है। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये स्वर्ण क्रांति 1991 से लेकर और 2003 के बीच चली थी। तो आंसर इसका दूसरा 1991 से लेकर और 2003 के बीच। जो ये स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध था शहद और बागवानी से। बागवानी में फल आते हैं, सब्जी और फूल या सजावटी पौधे आदि इसमें आते हैं। 1991 से 2003 तक चली थी। और जनक कौन थे इसके? निरपक तुतज। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के लिए इसका उपयोग होता है। वायु प्रदूषण का ये नियंत्रण करता है। तो आंसर पहला होगा वायु प्रदूषण। बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, तो ये एक ऐसा उपकरण है जो हवा या गैस में मौजूद छोटे छोटे धूल और धुएं के कणों को हटा देता है। यह वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। यह कणों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए आकर्षित करता है। द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ ए स्टार्स ए कॉल्ड, यानी इसका परिवर्तन हिंदी में विभिन्न स्टार ग्रुप द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस का मतलब है तारामंडल कहते हैं इसे। अब बात करते हैं तारामंडल या कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। तो तारामंडल आकाश का वह हिस्सा है जिसमें तारों का एक समूह ऐसा दिखता है जैसे कि वे किसी जानवर, कहानी के पात्र या किसी वस्तु की आकृति बना रहे हों। ये देखिए तारामंडल की इमेज है। यह एक तरह के तारों को जोड़कर बनाई गई काल्पनिक तस्वीर है जो हमें आकाश में अलग अलग आकारों में दिखाई देती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ये है कि वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स, या इसे दक्षिणी क्रॉस भी कहा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी NCSA द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? देखिए NCSA एक अमेरिकी कंपनी है और इसके द्वारा ये मोजेक बनाया गया था। आंसर है पहला मोजेक। मोजेक एक वेब ब्राउज़र है जो NCSA के द्वारा बनाया गया था। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर जानकारी जैसे टेक्स्ट, इमेज या वीडियो को ढूंढने या दिखाने और उसे इस्तेमाल करने में मदद करता है। इसके जरिए आप वेबसाइट देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं। आप जो पहला वेब ब्राउज़र था www था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था 1990 में और इसका नाम बाद में बदला गया है तो नेक्सस रखा गया है। NCSA का जो मोजेक ब्राउज़र है इसे 1993 में मार्क एंडरसन ने बनाया था। वेब ब्राउज़र के उदाहरण के बारे में बात करें तो वर्तमान में प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। आंसर है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी सम्राट मोहम्मद गौरी का एक तुर्क सेनापति था। राज्याभिषेक हुआ था इसका 24 जून 1206 को। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद ये शासक बना था। और राजधानी कौन सी थी? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव इसी के द्वारा डाली गई थी 1199 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अन्य निर्माण कराए गए थे 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा कराया गया था 1192 से लेकर 1198 के बीच। ये दिल्ली में है। उपनाम क्या है? लाख बख्श है।
लाख वक्स का मतलब है लाखों का दान देने वाला। मृत्यु 1210 में हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। और वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना जरूरी है। आंसर है पहला दूसरा 100 दिन। बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा 2005 के बारे में, तो इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया है। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काम देने की गारंटी देना है। लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया था 23 अगस्त 2005 को। देखिए जो RTI एक्ट है ये पारित किया गया था, ये वहाँ सेम डेट पूछी गई थी कि लोकसभा और राज्यसभा से इसे कब पारित किया गया था, तो इसलिए इसे आप याद रखिएगा। राज्यसभा से कब पारित किया गया था? 25 अगस्त 2005 को। और राष्ट्रपति ने इस कानून को अपनी सहमति कब दी थी? 5 सितंबर 2005 को। प्रारंभ कब हुआ था इसका? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। प्रधानमंत्री कौन थे तब? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस योजना की नीति निर्माता कौन है? जियाद रेज, जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। प्रस्तुतकर्ता यानी किसके द्वारा इसका संचालन हो रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है। और वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और इसमें विलय किया गया था संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। और काम के बदले अनाज योजना, और इसका प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 2004 को। तो इन दोनों का विलय किया गया था। वित्तीय सहायता तो केंद्र सरकार इसमें देता है 90% और वहीं राज्य सरकार इसमें सहायता देती है 10%। केंद्र योजना का प्रारूप है कि प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार मिलना चाहिए और 15 दिन तक रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। कार्यस्थल पर मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार इसमें 25,000 रुपये देगी। कार्यस्थल की अवधि 7 घंटे होगी। ये जो कार्य की अवधि है 7 घंटे होगी, यानी प्रत्येक दिन 7 घंटे काम होगा और सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं होगा। कार्यस्थल की दूरी तो जो घर है उससे 5 किलोमीटर के भीतर काम होना चाहिए। अगर दूर है उससे ज़्यादा तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। उस व्यवसाय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे आउटसोर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। आंसर चौथा आउटसोर्सिंग प्रक्रिया। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने कुछ कार्यों या सेवाओं को बाहरी एजेंसियों, कंपनियों या व्यक्ति को सौंपती है। इसका उद्देश्य संसाधनों, समय और लागत की बचत के साथ साथ विशेषताओं का लाभ उठाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना रोजगार से संबंधित नहीं है, एक वित्तीय सहायता स्कीम है। आंसर है दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए चारों ऑप्शंस के बारे में इन्हें देखेंगे। पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY स्कीम के बारे में। PMJDY एक राष्ट्रीय स्कीम है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से बैंकों से वंचित हैं। इसमें बैंक खाता, पैसे भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाएं शामिल हैं। यह योजना 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी अपने अभिभावकों के साथ खाता खोलने की सुविधा देती है। जैसे जो 18 से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें खाता खोल सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष से जो ऊपर बच्चे हैं वो भी इसमें खाता खोल सकते हैं, लेकिन अपने अभिभावकों के साथ खोलना होगा। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को इसका प्रारंभ हुआ था और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। और इसका क्रियान्वयन या संचालन कौन कर रहा है?
तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? अभी निर्मला सीतारमण देश की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। सिद्धांत क्या है इसका? मेरा खाता भाग्य विधाता। तो एक पॉइंट यहाँ से ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। 28 अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2024 में इसने जो पीएम जनधन योजना है इसने 10 वर्ष पूर्ण किए हैं। PMJDY स्कीम खाता धारकों को रुपये डेबिट कार्ड के साथ साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया जाता है, जो कि 28 अगस्त 2018 से पहले 1 लाख रुपए तक मिलता था, वर्तमान में 2 लाख है। PMJDY में जो जमा राशि है उस पर ब्याज भी मिलता है। अधिकतर बैंकों में 4% सालाना मिलता है, तो यहाँ भी 4% मानिए, यानी 4% सालाना ब्याज मिलता है इसमें। खाता धारक को मृत्यु पर 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा का लाभ भी मिलता है, यानी जो दुर्घटना ये अलग है और ये मृत्यु प्राकृतिक हो जाती है तो उसके लिए अलग है। तो यहाँ 30,000 रुपये मिलते हैं और यहाँ 2 लाख। प्रधानमंत्री और जो ये PMJDY स्कीम है 6 महीने तक खाता जो संतोषजनक तरीके से चलाने के बाद ओवरड्राफ्ट की इसमें सुविधा है। तो 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट यानी लोन ले सकते हैं। 0 बैलेंस पर ये खाता खोला जाता है। बिना शर्त के 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की परमिशन दी गई है इसमें। योजना के नाम के अंतर्गत अधिकतम आयु, यानी इसमें जुड़ने के लिए अधिकतम आयु और न्यूनतम तो 18 से 65 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं जुड़ सकते हैं इससे। और जो पहले 60 वर्ष थी, खाता अगर निष्क्रिय माना जाएगा 2 साल तक वहाँ कोई लेन देन नहीं हुआ है। स्वर्ण जो ऑप्शन में थे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1 दिसंबर 1997 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखिए यहाँ योजना के जो कब चालू हुई थी ये पूछा गया था जो पिछले पेपर हुए उनमें। तो ये कब चालू हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। PM रोजगार योजना, तो ये शुरुआत हुई इसकी 2 अक्टूबर 1993 को। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो देखिए लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र राज्य से, और बिपिन चंद्र पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल, तो ये बंगाल राज्य से संबंधित थे। तो तीनों को जो क्रम सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। लाल बाल पाल 3 प्रमुख भारतीय नेताओं का समूह था जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। ये नेता थे लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता 1906 से लेकर 1918 तक यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुखर रहे और उन्होंने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो तब स्कॉट मॉरिसन थे। वर्तमान में देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये मैप में लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया एक ओशिनियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। कैनबरा इसकी राजधानी है। डॉलर मुद्रा है, मुद्रा इसकी डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज हैं। वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो सैम मॉस्टिन हैं जो 1 जुलाई 2024 को बने हैं। तो यहाँ से करंट में पूछा जाएगा। वर्तमान में सम्राट कौन है? तो चार्ल्स तृतीय हैं। देखिए चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के भी सम्राट हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है राष्ट्रमंडल एक देश है, इस वजह से उसके साथ साथ वो यहाँ के भी सम्राट हैं। इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को बनाया गया था तब। देखिए अब बात करें तो उपचुनाव आयुक्त की संख्या 4 है, जो अजय भादु, RK गुप्ता और उमेश सिन्हा ये भी अभी भी हैं, वहाँ पूछा गया था। सुदीप जैन, तो ये भारत के 4 अभी वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो 25वें नंबर के हैं। अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो 2, तो एक ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। तो अन्य चुनाव आयुक्त अलग हैं और उप चुनाव आयुक्त अलग हैं। भारत एक ये जो चुनाव आयोग है ये भारत का एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 25 जनवरी 1950 को। ये स्थापना कई बार पूछी गई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, भारतीय चुनाव आयोग का।
रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। आंसर है चौथा एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं, एक तरह की दवाएं जो बैक्टीरिया जो संक्रमण करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु को या तो मार देती हैं या उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। यानी एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होती हैं और इसका उपयोग केवल बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए किया जाना चाहिए। यानी बैक्टीरिया के खिलाफ काफ़ी प्रभावी हैं एंटीबायोटिक्स दवाएं। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी या जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो बाह्य आकार की होती है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और बैक्टीरिया वायरस जैसे खतरनाक रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है एंटीबॉडी। और एनेस्थेटिक या चेतना शून्य करने वाली औषधि, जिससे शरीर शून्य हो जाता है, यानी कोई वहाँ दर्द पता नहीं पड़ता है, तो ऐसा ऑपरेशन जब होता है ऑपरेशन वगैरह तो वहाँ ये दवाई दी जाती है। एनेस्थेटिक एक प्रकार की दवा होती है जिसका उपयोग एनेस्थीसिया या सुनवाई या जागरूकता का अस्थायी नुकसान होता है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एनेस्थेटिक दवाएं व्यक्ति को दर्द या असुविधा महसूस करने से रोकती हैं। और एक जो ऑप्शन में थी ये भी थी दर्दनाशक दवा या एनाल्जेसिक। तो ये दवा वह दवा होती है जो दर्द को कम करने या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इन्हें दर्द निवारक या दर्द कम करने वाली दवा भी कहा जाता है। ये एक इंग्लिश में क्वेश्चन है, या भी द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी इज नॉन एज, तो ये हिंदी में इसका मतलब है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसी द्वारा आविष्कृत धन को इस नाम से जाना जाता है। तो इसे एफडीआई कहा जाता है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात करें एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में एफडीआई का मतलब है कि जब एक देश का कोई व्यक्ति या कंपनी किसी देश में पैसा लगाती है ताकि वह वहाँ की किसी संपत्ति जैसे फैक्ट्री, जमीन या बिल्डिंग का सीधा मालिक बन सके। इसका मतलब यह है कि निवेश करने वाला व्यक्ति या कंपनी उस संपत्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। मृतपोषी यानी सेप्रोट्रॉपिक पोषण क्या है? तो ये जीव अपना भोजन मृत या क्षारीय पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। आंसर चौथा। बात करें मृतजीवी पोषण के बारे में या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव सड़े गले या मृत या बेकार कार्बनिक पदार्थों को पचाकर पोषण प्राप्त करते हैं। यह मुख्य रूप से कवक जैसे म्यूकोर और मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब एग्जाम्पल में बात करें तो मशरूम और अन्य कवक, तो ये मशरूम कवक ही है, मृतजीवी होते हैं। वे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को सड़ाकर पर्यावरण को साफ रखने और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल को पास करता है? तो डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। बात करें DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस के बारे में, तो DVI एक प्रकार का कनेक्शन है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से मॉनिटर जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो भेजने के लिए बनाया गया है। आप ये इमेज से देखिए, ये DVI है। इसे डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप ने बनाया है यानी DDWG ने बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है असंपीड़ित यानी बिना गुणवत्ता खोए डिजिटल वीडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का एक मानक तरीका तैयार करना था। एग्जाम्पल में बात करें, अगर आपके पास एक कंप्यूटर और मॉनिटर है तो आप DVI केबल का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ सकते हैं ताकि वीडियो अच्छी गुणवत्ता में दिखें। DVI डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। DVI-1 यानी इंटीग्रेटेड, यह डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल सपोर्ट करता है। DVI-D यानी डिजिटल, तो यह केवल डिजिटल सिग्नल के लिए
बनाया गया है, जबकि एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को, यह ब्लैंक स्थान है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें स्वपोषी कहा जाता है या ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स जीव अपने भोजन या ऊर्जा को खुद बनाते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी ये जीव प्राथमिक उत्पादक हैं जो अपनी ऊर्जा और भोजन खुद बनाते हैं और दूसरों को भी ऊर्जा का स्रोत देते हैं। ये सीधे सूर्य की रोशनी, यानी जैसे पौधे, कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे कुछ बैक्टीरिया का उपयोग करके सरल चीज़ों से जटिल पोषक तत्व बनाते हैं। ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे साधारण पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसी चीज़ें तैयार करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो पौधे और शैवाल जो प्रकाश का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो रसायनों से ऊर्जा बनाते हैं। परपोषी या हेटेरोट्रॉप, ये वे जीव होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे पौधे सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। इन्हें अपना भोजन अन्य जीवों जैसे पौधे या जानवरों से लेना पड़ता है। एग्जाम्पल में जानवर जैसे शेर, बकरी, कबक, जैसे कबक में मशरूम आता है तो मशरूम, कुछ बैक्टीरिया और परजीवी पौधे, सप्रोट्रॉप्स या मृतपोषी। तो ये वे जीव होते हैं जो मृत या सड़े गले जैविक पदार्थों या पौधे या जानवर अन्य जीवों के अवशेष को तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन ये भी था ऑप्शन में, हेलोजोइक जीव। तो हेलोजोइक जीव वे जीव होते हैं जो ठोस भोजन का सेवन करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो मानव ठोस भोजन जैसे चावल, रोटी खाते हैं और उसे पचाते हैं। जानवर ये जैसे शेर, बकरी और मछली। विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी बात करें तो किस निर्णय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ये केशवानंद बनाम भारती केस था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण हैं आज भी दिए जाते हैं। तो आंसर है चौथा, केशवानंद बनाम भारती। अब पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचा सिद्धांत इसके बारे में, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यह एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी देश के संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें बदला या हटाया नहीं जा सकता है, चाहे संसद कोई भी कानून क्यों न बनाए। यह संविधान की आधारभूत संरचना को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अब बात करें केशवानंद बनाम भारती जो केरल राज्य से संबंधित थे उस केस के बारे में। तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामलों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत हुआ था। यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। तो ये डेट भी काफ़ी पूछी जाती है। तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी। और इस मामले में 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 से बहुमत से फैसला दिया था। इस निर्णय में कहा गया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है जिसे संविधान के संशोधन के जरिए नहीं बदला जा सकता है। स्वामी केशवानंद भारती 1970 में केशवानंद भारती जो केरल राज्य के एडनीर मठ था तो उसके प्रमुख थे और उन्होंने केरल राज्य के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। और यह मुकदमा उन कानूनों यानी भूमि सुधार अधिनियमों के खिलाफ था जिनके तहत सरकार उनकी संपत्ति पर नियंत्रण और प्रबंधन को सीमित रखने की कोशिश कर रही थी। स्वामी जो केशवानंद भारती का दावा था कि उनके पास संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अपनी धार्मिक संपत्ति को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के प्रतिबंधित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धार्मिक संस्था को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। केशवानंद भारती के वकील थे नाना भाई पालकीवाला। यह मामला भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज भी इसके उदाहरण दिए जाते हैं। 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका 2021 में देहावसान हो गया था? तो ये गुलाम मुस्तफ़ा खान थे। अब बात करें अभी जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं इस साल उनके बारे में। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्तियों को इस साल दिए गए हैं
और ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। बैजंती माला ये कलाकार हैं तमिलनाडु से, इन्हें मिला है। चिरंजीवी कला में इन्हें मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों में इन्हें मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। बिंदेश्वर पाठक और ये मरणोपरांत इन्हें मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिहार राज्य से संबंधित थे। पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो 5 को मिला है इस बार। मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजनाथ तब देश के रक्षा मंत्री थे, अब भी यही हैं। जो देश के रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? संजय सेठ। और प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक रहा था। तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, ORANGE को 4 अलग अलग कोडों में कोडित किया गया है। तो पूछा ये गया है कि इनमें से किस कोड में शब्द फिश यानी FISH को GKBL लिखा जाता है? तो इन चारों में से कोई मिलाना है। जैसे यहाँ संबंध है वही यहाँ संबंध होगा, इन जो यहाँ दिया गया है इसका संबंध इन चारों में से कोई एक होगा। पहले इसका संबंध निकालते हैं, उसके बाद वो निकल आएगा। देखिए FG हो रहा है यानी 1 बढ़ रहा है, I से K तो यहाँ I से K 2 बढ़ रहा है, SB या 3, HL तो यहाँ 4। अब ऐसे ही यहाँ निकाल के देखेंगे तो O तो O से यहाँ बनेगा 1 बढ़ेगा तो 16 यानी P, तो P यहाँ है पहले में है और यहाँ है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। फिर उससे आगे R में अब 2 जुड़ेगा यानी 20 होगा यानी T होगा, तो T अब इसमें तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन है। आप देखिएगा ऐसे ही सीरीज लगा के, पहले 1 जुड़ रहा है फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे इनमें लगा के देखेंगे तो यही वाला ऑप्शन सही है, यानी PTDRLK। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं जबकि 1 असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन हमें चुनाव यहाँ करना है। तो देखिए दुर्घटना इनमें से अलग है, क्योंकि भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी ये प्राकृतिक घटना है। जो दुर्घटना है मनुष्य की कमी के कारण होती है या ये कृत्रिम घटना होती है। एक समभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो समभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो समभुज के जब आंतरिक कोणों का योग निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 ये कोष्टक में इंटू 180 बराबर में जो योग दिया गया है उसे निकालते हैं, यानी आंतरिक कोण ये निकल आएगा इस सूत्र से। लेकिन यहाँ आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने के लिए यहाँ n से भाग देंगे और बराबर में एक आंतरिक कोण दिया गया है तो ये निकल आएगा 108 डिग्री दिया गया है। जब इसे काटेंगे तो यहाँ 108 है, जब इसे काटेंगे तो 18 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा 180, और 18 से जब 108 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और 6 को जब 2 से काटेंगे तो 3 बार, और इसे 2 से 5 बार जाएगा 10, तो ये यहाँ 5 और ये 3, 5 को अब इससे गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो 5n माइनस के 10 बराबर में n इधर जाएगा यानी 3n। अब इसके बाद 5n माइनस के 3n और ये 10 इधर है, 10 है ये, तो 10 इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2n बराबर में 10, तो n बराबर आएगा 5। तो भुजाओं की संख्या ये निकल आई है। तो भुजाओं की संख्या कितनी आई है? 5 है। आंसर है दूसरा 5। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने इनका जो लासा निकाल के देखा था 120 आया था, आप निकाल के देखिए। तो पहले इन संख्या का लासा निकालेंगे तो कितना है 120। 120 में अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो 9, 9, 3 बार। जब 120 का इसमें भाग देंगे 999 में, तो ये इसका भाग जाएगा 12 × 8 = 96,
तो 8 बार जाएगा, 12 × 96 यानी 960। अब इसमें से बचा कितना है 39, जब गठा के करेंगे तो 39 बचेगा। तो कितना ज़्यादा अधिक है यानी पूर्ण विभाजित होगा, तो जो 999 है इसमें से 39 घटा देंगे। जैसे 999 से 39 घटाएंगे तो ये आएगा 960। तो ऐसे ही क्रम है इसका करने का। ऐसे आंसर है तीसरा 960। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो पहले इनका अंतर निकाल के देखते हैं। तो 5 और 13 का अंतर है 8, और जब उससे आगे जाएंगे तो 13 और 39, यहाँ 16 का अंतर आएगा। जब आगे जाएंगे तो जैसे अगर माने कि यहाँ जैसे मान लें कि इसमें 8 और जुड़ रहा होगा, यानी इसमें 8 पड़ा है तो इसमें 8 पड़ेगा। तो 8 16 और 8 24। अगर 24 को इसमें जोड़ेंगे 39 में, तो 24 और 39 को अगर जोड़ के देखें 13 9 4 13 और 4 2 जो 4 और 5 53 आया है, लेकिन 53 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ 8 का दोगुना हुआ है 16, तो 16 का दोगुना 32 करेंगे तो निकाल के देखते हैं। तो 32 को इसे जोड़ेंगे 29 में, तो 9 और 2 1 और 3 और 2 5 और 1 6। तो इस हिसाब से दुगनी सीरीज चल रही है, यानी 8 का दोगुना 16 और 16 का दोगुना 32। तो इस हिसाब से डबल सीरीज एक ही सीरीज है लेकिन दुगने होकर चल रहे हैं। तो 61 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। देखिए ये पूरे जो ऑप्शन में और इंग्लिश में है, मैंने जो पूरा सवाल हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। यह पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का दोष नहीं है। तो जो बिजली उत्पादन है परमाणु ऊर्जा का दोष नहीं है, ये एक मुख्य स्रोत है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है बिजली उत्पादन। तो जो बाद बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको उदाहरण के साथ यहाँ समझते हैं। परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का खतरा। तो ये देखिए परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों यानी जैसे यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। अगर सुरक्षा में कोई चूक हो जाए तो रेडियोधर्मी पदार्थ रह सकते हैं, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत को बड़ा नुकसान या खतरा हो सकता है। और एग्जाम्पल में बात करें तो जो 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन का जो परमाणु संयंत्र हादसा हुआ था, इसका एक एग्जाम्पल है, जिससे लाखों लोगों को विकिरण का प्रभाव झेलना पड़ा था। आगे ऑप्शन था परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और उच्च लागत। तो परमाणु ऊर्जा बनाना बहुत महंगा है, इसे बनाने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे और टेक्नोलॉजी चाहिए। यही वजह है कि कभी सभी देश इसे नहीं अपना सकते हैं। उदाहरण में बात करें तो कुडनकुलम जो तमिलनाडु का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसे बनाने में 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान। जब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे यूरेनियम का उपयोग हो जाता है तो उसे फेंकना आसान नहीं होता है। यह ईंधन रेडियोधर्मी रहता है और इसे सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक स्टोर करना पड़ता है। उदाहरण बात करें तो प्रयुक्त ईंधन को स्टोर करने के लिए खास सुविधाएं बनानी पड़ती हैं जो महंगी और जटिल होती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, साल 2024 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?